ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਨੂ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੈਸਟ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ आगे बढ़ोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत कुछ हासिल होने वाला है। प्रशांत जी, आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मुझे मुझे आज थोड़ी-सी मतलब मैं लगातार अपने स्माइल को रोक नहीं पा रहा हूँ कि कल आप बिल्कुल हरे-हरे थे, बसंत ऋतु की तरह, आज आप पतझड़ की तरह पीले-पीले कैसे हो गए? नहीं, पीले भी बसंत का ही जो है वो मौसम की तरह रहता है क्योंकि हर मौसम ऐसा रहना चाहिए क्योंकि बाहर अगर मौसम खराब है तो अंदर उसको थोड़ा चेंज करेंगे तो तभी अपनी बॉडी जो है वो अनुकूल हो पाएगी उसके। अगर बाहर के मौसम के मुताबिक ही आप हो जाओगे तो अंदर भी ठंड लगेगी, बाहर भी ठंड लगेगी। बिल्कुल। तो ये इसको भी कलर थेरेपी बोलते हैं। ये भी एक अपनी तरह की हाँ, थेरेपी है। इस अपनी तरह की थेरेपी है अगर आप डे वाइज़ जो है वो कलर यूज़ करोगे तो थोड़ा-सा हुँ, उसका भी मैं ध्यान रखूँ। तो जी, आज आपने मेहमान एक नए इंट्रोड्यूस करवाए हैं, यामिनी तिवारी। यामिनी तिवारी जी, आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार सर, धन्यवाद। स्वागत है आपका। अ, प्रशांत जी, मुझे लगता है कि आपको ही इंट्रोड्यूस कराना है। बिल्कुल मुझे ही इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, आपने सही कहा। मैं और यामिनी बहन लगभग 8 साल से साथ में हैं। और हम लोग अपने ब्रह्मा कुमारीज़ के जो कुछ क इवेंट्स होते हैं, तो उसमें हुँ, हम लोग एक-दूसरे से मिले थे। हुँ, तो वहाँ पे धीरे-धीरे हम लोग कनेक्शन में थे और फिर जब मैं न्यूट्रिशन फ़ील्ड में एंटर किया आज के 3 साल पहले, हुँ, तो यामिनी बहन भी तब योगा के फ़ील्ड में काम कर रही थी। सॉरी हुँ, योगा के फ़ील्ड में वो काम कर रही थी। हुँ, अ, मतलब कि पहले तो हमें ये रियलाइज़ेशन नहीं था कि योग मतलब जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे योगासन्स हैं, प्राणायाम्स हैं, उससे क्या-क्या बेनिफिट हो सकती हैं। फिर हम लोग डिस्कस किया करते थे कभी-कभी अपने पेशेंट्स को लेके। तो हमें सजेस्ट करते थे, "तुम उसको भ्रामरी क्यों नहीं करवाते हो? तुम उसको अनुलोम-विलोम नहीं क्यों नहीं करवाते हो?" मैं बोला, "कुछ होता है क्या इससे? हुँ, मैं सच में कुछ होता है क्या? तो हुँ, करवा के देखो।" मैंने बोला, "चलो ठीक है भाई।" रीज़न क्या है कि जिस वक़्त हम ये समझ जाते हैं या एक जिस वक़्त हमें सोच लेते हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया, हुँ, मतलब कि आपने अपनी प्रगति को ब्लॉक कर दिया वहीं पे, आपकी इच्छा खत्म हो जाती है। तो हम लोगों ने बोला कि फ़ायदा होता है, बोला ठीक है ट्रायल करके देख लो। हम हुँ, लोगों ने अपने पेशेंट्स को ऑनलाइन सेशन दिलवाना शुरू किया कि हम आसन्स एंड प्राणायाम्स वगैरह का, क्योंकि हम तो एक कहा जाए तो जो योग, जो एक कनेक्शन की बात है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो तो हम करवाते थे। लेकिन फ़िज़िकल लेवल पे हम क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उसके लिए फिर यामिनी बहन ने अपने पेशेंट के साथ हम लोगों ने करना शुरू किया। तो देखा कि रिज़ल्ट्स इम्प्रूव हो रहे थे। हुँ, फिर हमने पेशेंट से पूछा आपको कितना समय लगता है? तो सर 15-20 मिनट, आधा घंटा भी निकाल लिए तो बहुत है। फिर सोचा जो व्यक्ति 24 घंटे पेन में है, हुँ, तो एक तरफ तो ये है कि वो 24 घंटे पेन में रहे, एक हुँ, तो ये चूज़ कर सकता है या फिर उसी 24 घंटे के पेन में से आधा घंटा निकाल ले और साढ़े 23 घंटे पेन में थोड़ा कम रहे। हुँ, अब ये कैलकुलेशन उसके ऊपर डिपेंड करती है कि 24 घंटे पेन में रहना उसको ज़्यादा स्वीकार है या आधा घंटा थोड़ा-सा अपने पे समय देके साढ़े 23 घंटे पेन से थोड़ा-सा दूर रहना ज़्यादा स्वीकार है। हुँ, तो फिर जब हम लोग करने लगे, फिर मैं जहाँ-जहाँ पे काम किया, यामिनी बहन हम सब साथ में ही चले, साथ में और अभी भी हम साथ में ही हैं और अपने पेशेंट्स को मतलब हर एक डायमेंशन पे हम फिजिकल लेवल पे क्या कर सकते हैं, हम इमोशनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, हम मेटाफिजिकल लेवल पे क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यही प्रयास करते हैं कि क्योंकि जैसे सर आपके पास एक गाड़ी है, तो गाड़ी के ठीक चलने के लिए हर एक पुर्जे को, हर एक पार्ट पुर्जे को ठीक होना ज़रूरी है। लेकिन खराब होने के लिए कोई एक पुर्जा का खराब हो जाना काफ़ी है। जी, जी। ऐसे ही हमारे हेल्थ में भी है। तो हम जब सब साथ में चल रहे थे, तो फिर मुझे इसका भी इम्पोर्टेंस समझ में आया कि हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पहले नहीं दिया करता था। मेरे को बहुत ज़्यादा इसका ये समझ में नहीं आया करता था।
और जितना भी मैंने सीखा है थोड़ा बहुत वो यामिनी बहन से ही सीखा है। इसलिए मैंने फिर जब आपसे डिस्कस की तो आपको भी इंटरेस्ट आया कि हम यामिनी बहन को साथ में लेकर आएँ। तो आज वो जी, जी। हमारे साथ में है। जी, यामिनी जी थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि कहाँ की रहने वाली हैं आप? थोड़ा-सा, ताकि दर्शकों को आपके बारे में जानकारी हो। मैं चांदनी शर्मा, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अ, मैंने योगा में मास्टर्स किया हुआ है, 1 ईयर का डिप्लोमा, फिर मैंने हुँ, मास्टर्स किया हुआ है और लगभग 5 सालों से मैं योगा सिखा रही हूँ, लोगों को योगा के प्रति अवेयर करती हूँ और योगा हुँ, सिखाती हूँ और मेरी स्पेशलिटी है प्रेगनेंसी योगा में। मुझे प्रेग्नेंट जो महिलाएँ हैं, उनका योगा का क्लास लेना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आजकल सर आप देख रहे होंगे कि हर जगह ऑपरेशन मतलब सी सेक्शन से डिलीवरियाँ हो रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें नेचुरल हैं, तो वो हुँ, नेचुरल बनी रहें, तो उसके लिए हम पूरे पहले मंथ से लेके 90 मंथ तक हम तैयारी कराते हैं कि क्या कैसे करना है, उसमें खाने-पीने से लेके गर्भ संस्कार, ये हुँ। सारी चीज़ें, योगासन, प्राणायाम, सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद एक हेल्दी बेबी जिससे आए। तो मैं इस पे मेरी स्पेशलिटी है, तो मैं इस पे वर्क करती हूँ। तो क्या धन्य आपके द्वारा दी गई ट्रेनिंग के बाद जो है, वो जो सिज़ेरियन है, वो उसकी संभावना कम हो जाती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल संभावनाएँ कम हो जाती हैं और दूसरी चीज़ जो प्रेगनेंसी में भी लोगों को बहुत सारी क्रिटिकल ऐसी कंडीशन होती है, जैसे बीपी बढ़ जाता है, डायबिटिक हो जाती हैं महिलाएँ, तो ये सब चीज़ों को हम उनसे बचा सकते हैं। उसका जो हाई रिस्क का जो खतरा रहता है प्रेगनेंसी में, तो हम उसको कम करते हैं। क्या? बिल्कुल हुए हैं, ये नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है। इ हम यहाँ ऐसे पे मैं एक चीज़ ऐड हुँ। जी। हाँ, कंटिन्यू कीजिए फिर मैं बोलूँगा। ऐसे टेक्नीक बताते हैं कि आजकल क्या होता है पेन जब महिला जब बच्चा आने वाला रहता है तो पेन दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको बियर नहीं कर पाती आजकल की लड़कियाँ लेबर जो लेबर पेन, जिसको लेबर पेन बोलते हाँ, बियर नहीं कर पाती, तो हम उसकी टेक्निक्स बताते हैं कि आप कैसे ब्रीथ लेंगे उस टाइम पे, आपको क्या करना है तो आपका नॉर्मल डिलीवरी हो। तो हैं। इस पे हम वर्क करते हैं। कितने परसेंट जो है वो उम, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो जाते हैं अगर आपके द्वारा उनको ट्रेनिंग दी? सर 90% 90%? हाँ, हाँ जी, अगर लास्ट में डिपेंड करता है कि लास्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो 90% चांसेस रहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। क्या बात! हम फ्री में भी ट्रेनिंग देते हैं, जो गवर्नमेंट का निकलता है ना, जैसे हुँ, गरीब जो महिलाएँ होती हैं, उनका तो हुँ, वैसे भी होता है बट उनको खतरे से बचाना, बच्चे में जो कुपोषण जो रहते हैं, शुरू में उनको क्या खाना चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चा कुपोषित हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, एक बात जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने जो योगा की आपने मास्टर्स की है, आप 5 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो क्या डिज़ीज़ वाइज़ यानी कि हर बीमारी वाइज़ भी कोई अलग से योगा आप सिखाते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। हर हर योगासन हर किसी के लिए नहीं होता सर, ये हुँ, है। अगर डायबिटिक पेशेंट है, तो उनके लिए एक अलग योगासन है। लोगों में ये भ्रम है कि योग का मतलब सिर्फ़ उल्टा टेढ़ा-मेढ़ा लटक जाएँ हाँ, ये वही, सब वही, आसन वही। है ना? ये वही सारी वही पूछने वाला था मैं क्योंकि अगर योग मेरे दिमाग में अगर योग आता है, मैं अपनी जी, बात भी करूँ, योग जी। आता है तो इसका मतलब है अभी टाँगे टेढ़ी-मेढ़ी कर लेनी है, उल्टा-सीधा बैठ जाना है और गर्दन में टाँग फँसा लेनी है और उसके बाद जो है वो सारा कुछ पता नहीं क्या-क्या होके कौन निकालेगा टाँग अंदर से बाहर। तो वो ये एक दिमाग में कंसेप्ट रहता है कि उल्टा-सीधा अच्छा ज़्यादातर मोटे लोग जो हैं हुँ, अब वो ये सोचते हैं कि मेरे बस का बात नहीं है योग और जो जिनकी बॉडी में पेन है, वो बोलते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। जो बेड में पड़े हैं, जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वो कहते हैं कि मेरे बस की अब मेरे से हिला तो जाता नहीं, योग कहाँ से करूँगा? तो जी। ये थोड़ा-सा भ्रांति जो दिमाग में है, इसको भी क्लियर कीजिए। सर, यही सब चीज़ों को सोच के ये योग आज का नहीं हमारे ऋषि-मुनियों की देन है। उसी हुँ, सब चीज़ों के सोच के उन्होंने इतना अच्छा डिज़ाइन किया है योग को कि हुँ, वो हर वर्ग के लिए, एक छोटे से बच्चे से लेके एक वृद्ध तक, सभी हुँ, लोग उसको कर सकते हैं। बीमार है तो भी कर सकते हैं, स्वस्थ है तो वो उसके लिए भी कर सकते हैं और अगर स्वस्थ हैं तो बीमार ना पड़े इसके लिए भी कर सकते हैं। तो अलग-अलग इसकी कैटेगरी है, अगर कोई मोटा है इंसान तो उसके लिए अलग से योगासन दिए हुए हैं, उसके लिए अलग से प्राणायाम है। हुँ, मोटा जो इंसान है ना, उसके लिए बहुत से ऐसे आसन हैं जिसको वो ईज़िली भी कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ में भी उसका जो मोटापा है वो कम होता है। बट हुँ। लोगों को ये टेक्निक्स पता नहीं है, तो उनको लगता है बस ये आसन है, बस। बट ऐसा नहीं है सर।
इस पे बहुत सारे योगासन हैं, आगे हम चर्चा करेंगे उस पे कि हम क्या कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं हर एक वर्ग के लिए। क्या बात! तो हाँ जी, मुझे लगता है आप कुछ बोलने वाले थे। हाँ, जब क्योंकि मेरी थोड़ी-सी एक क्या खामी बोल सकते हैं आप कि मैं कोई चीज़ एकदम से मेरे माइंड में आई, अगर मैं नहीं बोलूँ तो कई बार भूल भी जाता हूँ। हुँ, तो जब ये गर्भ संस्कार की बात कर रही थी, तो डॉक्टर सजला दीदी जब आपके साथ इंटरव्यू करती हैं, तब कभी उन पे चर्चा कीजिएगा। उनका भी जो ए मैंने उनसे वादा हाँ, लिया हुआ है, गर्भ संस्कार के ऊपर हम लोग एक सीरीज़ करने वाले हैं। उसमें अब मुझे दिमाग में आया कि अब यामिनी जी को भी लेंगे साथ, ताकि बिल्कुल। वो गर्भ संस्कार में जो उनका पक्ष होगा, वो अलग से होगा और यामिनी जी का पक्ष वो अलग से होगा। वो पब्लिक को पूरी-पूरी जो है वो डिटेल जो है वो उनके पास चली जाएगी। एक बहुत लाभकारी चीज़ होने वाली क्योंकि गर्भ संस्कार में जब हम सारे चीज़ों पे उसमें योग निद्रा भी होती है, उसमें आपके कुछ मेडिसिन्स भी हैं, आयुर्वेदिक थेरेपीज़ भी हैं और योगासन, प्राणायाम्स वगैरह सब चीज़ हैं। एक है। पूरा एक एक लाइफ़स्टाइल है वो, हुँ, कि हुँ, उस समय अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी से पहले ही हमारे पास आता है, अगर मतलब जब वो प्लानिंग कर रहे हैं या हुँ, फिर बीच में भी अगर एक टाइम रखते आ जाता है, तो हुँ, 90-95% तक चांसेज़ होते हैं कि जो भी क्योंकि अगर हम नेचुरल लाइफ़स्टाइल पे चलेंगे और हुँ, सब चीज़ों को वैसे ही जिएँगे, तो वो जो बच्चा आने वाला है, वो नेचुरल ही आएगा। हमें हुँ, आर्टिफ़िशियल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यामिनी बहन का और सजला दीदी का तो जैसे इन्होंने बताया, तो उनका भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क है और वो चाहती हैं कि ये जो सी सेक्शंस के नाम पे और प्रेगनेंसी के दौरान इतनी सारी दवाइयाँ दे दी जाती हैं। जैसे कि वो प्रेग्नेंट वुमन कोई पेशेंट है, अरे भई इट्स अ फेज़ ऑफ लाइफ़। वो हुँ, पेशेंट नहीं है, आप उसको पेशेंट की तरह ट्रीट करना बंद करो। क्योंकि कोई भी दवा खाता है, तो ऐसा ज़रूर उसके मन में एक सबकॉन्शियस माइंड में एक संदेश जाता है कि दवा क्यों खा रहा है आखिर? हुँ, बेसिक सी बात है कि भाई कुछ हो जाएगा या फिर कुछ ना हो जाए। आप समझिए इस चीज़ को। तो वही जो थॉट उसके मन में और वही दवाइयाँ जहाँ तक मैं समझ में आता हूँ, वो दवा, वो थॉट ही है, जो उस पेशेंट को उसी सेक्शन की तरफ धकेल के ले जाता है। हुँ, क्योंकि पहले कहाँ थी ऐसी? मतलब अभी तो हम बोलते हैं मेडिकल साइंस ने बहुत डेवलपमेंट कर ली है। तो पहले देखिए ना कि पहले की लाइफ़ हमारी कितनी ज़्यादा स्मूथ थी। क्यों थी? क्योंकि हम नेचर के साथ चल रहे थे। हम नेचर के विरुद्ध चल रहे हैं। तो यहाँ पे गर्भ संस्कार का एक जैसे आपकी बात हो गई, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, आपकी बात हो गई है। तो वही मैं बताने वाला था कि अगर जब दोनों जब साथ में चलते हैं तो हम बहुत ही अच्छा एक चीज़ दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। और आज आप यामिनी जी के साथ में आए हैं। कुछ कांसेप्ट तो आपका भी रहा होगा कि आपका जो यामिनी जो है वो योग से ठीक करते हैं और आप जो है वो परमात्म से जोड़ के या फिर अध्यात्म से जोड़ के या फिर जो है वो कॉस्मोस के ज़रिए जो है वो बॉडी के अंतर कण से जो जोड़ के उसको ठीक करते हैं। तो दोनों का कैसा कनेक्शन है? देखिए सर इसमें तो यामिनी बहन क्योंकि जो इन्होंने पढ़ा है उसमें जो 6-7 स्टेजेज़ हैं उसके बारे में बताएँगी। तो जो योग है सर, योग जो शब्द है आप समझ लें तो बहुत सारे शब्दों का इंग्लिश शब्द नहीं बना है। जैसे कि जब मैं एक बुक लिख रहा था फैक्ट्स ऑफ लाइफ, तो बुक हुँ, लिखा तो मैंने लेकिन सिर्फ़ वो पीडीएफ बन के रह गया है, क्योंकि मैंने कभी उस पे काम उसके बाद 7 साल हो गए मेरे को। मतलब मैं भूल ही गया था कि मैंने कुछ कभी लिखा भी है क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ों में बिज़ी हो गया। अभी जब आपके साथ जब मैं सेशन करता हूँ तो अपनी ही लिखी बुक को कई बार पढ़ता हूँ मैं, हुँ, कि क्या-क्या मैंने लिखा था। तो उसी में एक चीज़ था कि उसी बुक को लिखते वक़्त मुझे कुछ शब्दों के इंग्लिश चाहिए थे। जैसे हम बोलते हैं ना धर्म-अधर्म कि भाई ये अधर्मी है। पापी की हुँ, बात नहीं कर रहा हूँ, अधर्मी है या ये मेरा धर्म अलाउ नहीं कर रहा, ये धर्म मेरा नहीं है। मैं रिलिजन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो जो धर्म है, उसको इंग्लिश में धर्मा बोल दिया। कोई शब्द नहीं मिला मुझे उसका। अच्छा, फिर मैं पुण्य का इंग्लिश ढूँढ रहा था। पाप का तो सिन है, इट्स अ सिनफुल एक्ट, ये पाप हुँ, कर्म है। लेकिन पुण्य का इंग्लिश मुझे नहीं मिला। हुँ, तो जब मैं योग का इंग्लिश देखा तो मेडिटेशन मुझे मिला। अब यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न हुआ। मेडिटेशन को हम ध्यान बोल सकते हैं, योग नहीं बोल सकते हैं। रीज़न बिल्कुल। क्या है कि योग जो शब्द था आप सबको लगता है कंसंट्रेशन इज़ मेडिटेशन मतलब कंसंट्रेशन ही योग है। लेकिन ऐसा नहीं है, कंसंट्रेशन के थ्रू हम योग कर सकते हैं। हुँ, जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेट्रोल ही आपको चला रहा है, मतलब गाड़ी और पेट्रोल के अलग-अलग रोल हैं। उसी तरह हुँ, कंसंट्रेशन एक रोल है योग के लिए।
जैसे गुणाफल होता है, भागफल होता है गणित में, मैथ्स में, वैसे योगफल होता है। इसका योगफल क्या होगा, ये योग करे, तो क्या देखते थे वहाँ पे प्लस का साइन देखते थे, यानी जोड़ना होता था। तो योग का मतलब ऐसा होता है कनेक्शन। जैसे आप अपने बच्चों को याद कर रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका योग तो आपके बच्चों से लगा हुआ है। मतलब इट्स क्या बोल सकते हैं, कनेक्शन, इससे आप जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम सेल्फ रियलाइज़ेशन में होते हैं, जब हम अपनी ओरिजिनैलिटी में होते हैं, जैसे मेरा शरीर बोलते हैं, मैं शरीर नहीं बोलते, मेरा शरीर। तो वो कौन-सी शक्ति है जो कह रहा है कि ये शरीर मेरा है? जब हम अपनी उस ओरिजिनैलिटी में रहते हैं कि हम वो स्पिरिचुअल एनर्जी हैं जो इस शरीर को चला रही है। तो मुझ स्पिरिचुअल एनर्जी का क्रिएटर तो नहीं बोल, क्रिएटर कौन है या फिर हमारे रिलेशन किससे हैं? तो जब उस सुप्रीम सोल को, उस सुप्रीम एनर्जी को जब हम याद करते हैं, क्योंकि वो बॉडीलेस है, जैसे बोलते हैं ना एक ओमकार निराकार, तो वो बॉडीलेस है लेकिन हमारे ऊपर इस बॉडी का आवरण चढ़ा हुआ है। जैसे तार के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी होती है तो आपको करंट ना लगे। उसी प्रकार जब हम इस कवरिंग से बाहर अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति में रहते हैं, तो हम गॉड्स रियलाइजेशन कर सकते हैं, उस सुप्रीम पावर को याद कर सकते हैं। और हम वाया थॉट ही जुड़ते हैं उनसे, संकल्पों से ही जुड़ते हैं। जैसे आप जैसा संकल्प करेंगे आपकी स्थिति वैसे होती जाएगी। तो जब हम उस सुप्रीम पावर से जुड़ते हैं और जब वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, तो उनकी एनर्जी, उस वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो सबसे कहा जाए प्योर और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, वो आपके अंदर फ्लो करती है। वो एनर्जी आप अपने अंदर समाते जाते हैं और आपकी स्थिति ऊँची होते जाती है। तो बेसिकली एनर्जी हीलिंग में शाम में हम लोग ऐसा ही प्रोसेस करवाते हैं। फिर आप उस एनर्जी को अपने हीलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप अपने हीलिंग के लिए यूज़ कीजिए। अगर आपके फैमिलीज़ में कलह-क्लेश ज़्यादा हैं, तो आप उसको ठीक करने में उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। आपको फाइनेंसेस की दिक्कत है, आपको जॉब इनसिक्योरिटी है, ऐसा कोई भी समस्या है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी सिचुएशंस आप देख रहे हैं, जो भी जीवन आप जी रहे हैं, उसका इम्पैक्ट तो आपके हेल्थ पे आना ही आना है। आप भूल जाएँ या कोई बंदे का जॉब नहीं है, अब उसी स्ट्रेस में जी रहा है, उसका बॉडी खराब होना ही होना है। तो उस वक़्त हम नेगेटिव जो होते हैं कि अरे यार! अब क्या करें? तो हम बताते हैं लोगों को कि अब आप क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ योग में और भी विधियाँ हैं, कुछ और स्टेजेज़ हैं, जो यामिनी बहन अच्छे से बताएँगी। यामिनी जी, आप प्रशांत जी का कहना है कि आपने 5, 6, 7 स्टेजेस जो है वो तो वो 5, 6, 7 स्टेजेस जो है वो क्या? देखिए सर, मैं बताने जा रही हूँ, महर्षि पतंजलि का नाम अभी किसी से छुपा नहीं है ना? महर्षि पतंजलि जी ने 8 स्टेप दिए हैं योग के, जहाँ पे इंसान पहले स्टेप से लेके वो कैसे समाधि तक पहुँचे, मतलब अपने जो जिस उद्देश्य से वो यहाँ पे इस धरती पे आया है, उसको पूरा कर पाए। तो उसमें सबसे पहला है यम। यम वो चीज़ बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे सत्य, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये हुँ, 5 हैं, है ना? फिर आता है नियम, नियम में कि हमको लाइफ में क्या करना चाहिए। उसमें है शौच, शौच का मतलब शुद्धि, शुद्धि में हुँ, सिर्फ शारीरिक शुद्धि नहीं है, मानसिक शुद्धि भी। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये ये सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, के बीच को फिर हम आगे बढ़ते हैं, या फिर हम जब हमको ये पता चल जाता है कि हमको लाइफ में क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी, फिर जब हम एक स्थिति पे बैठते हैं, तो वो कहलाता है आसन। हम इतने आसन करते हैं सर, लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि पतंजलि जी ने एक भी आसन नहीं दिया है। हुँ, उन्होंने अच्छा, कहा है कि जिस स्थिति पे आप सुखपूर्वक लंबे समय तक आप बैठ जाएँ, वो ही आसन है। हुँ, तो उस हाँ, तो उन्होंने ऐसा कहा है, कोई भी पोस्चर पे आप बैठ जाइए, आप अगर उस पे लंबे समय तक बैठ जाते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, तो आपके लाइफ में ऐसी चमत्कारिक चीज़ें होती हैं कि आपको खुद को आश्चर्य होगा। फिर जब आप आसन से आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे आसन है, चौथे नंबर पे है प्राणायाम। प्राणायाम है जो हम नॉर्मली जो ब्रीदिंग करते हैं, लोग उसको प्राणायाम नॉर्मली कहते हैं, लेकिन प्राणायाम है मन के साथ अपनी श्वासों का कनेक्शन, श्वासों से जुड़ना। जो चीज़ हमारे साथ निरंतर चलती रहती है, हमारे लाइफ के स्टार्टिंग से जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं, वहाँ से लेके लाइफ के अंतिम क्षण तक,
हम उससे ही कनेक्ट नहीं हो पाते, मतलब हम अपनी ब्रीदिंग को ही नहीं देख पाते। 24 घंटों में हम अपनी ब्रीदिंग पे 1 सेकंड के लिए भी फ़ोकस नहीं करते कि हम कैसे श्वास ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं। अगर ये रुक गई तो हमारा जीना असंभव है वही ना? मैं बोलने तो वाला ये था कि जब भी अगर ये 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए, तो इंसान जो है वो उसी वक़्त तड़प उठता है। होता है तो भी वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता कि ये कैसे आ रही है, कैसे जा रही। तो नॉर्मल अगर हम अपनी ब्रीदिंग पे ही फ़ोकस करें, तो भी हमको बहुत से लाभ मिलते हैं। फिर आता है आसन हो गया, प्राणायाम, अब आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ये है कि हम हमेशा बाहरी दुनिया पे खोए रहते हैं। मतलब जो हमारी इंद्रियों से जो चीज़ हमें दिखती है, सुनाई देती है, जैसे टेस्ट हो गया, सुनाई दे रहा है, बोल रहे हैं, तो हमको अंदर की ओर जाना है, वो कहलाता है प्रत्याहार। बाहर की चीज़ों को संयमित करके अंदर की ओर लेके जाना और मन पे अपने ध्यान को एकाग्र करना, वो होता है प्रत्याहार। फिर होती है धारणा। धारणा में हम किसी एक पॉइंट, एक बिंदु को लेते हैं, हम चाँद को भी ले सकते हैं, सूर्य को भी ले सकते हैं, किसी एक बिंदु पे फ़ोकस करते हैं। लेकिन ये ध्यान नहीं है, ये धारणा है। हम उस चीज़ को बार-बार, बार-बार करते हैं। जब हम उस चीज़ को बार-बार करते जाते हैं, तो वो स्थिति आती है ध्यान की। तो ध्यान अभी कुछ देर पहले प्रशांत जी ने बताया, मेडिटेशन, आजकल सब जानते हैं मेडिटेशन क्या है, लेकिन योग में मेडिटेशन जो है, वो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ पे बैठ जाएँ, ध्यान लगा लें, ऐसा नहीं। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग कहा गया है ना? मतलब हमारी जो ये सूक्ष्म जो चेतना है, वो सर्वोच्च चेतना के साथ जब हम मिलते हैं, तो वो कहलाता है ध्यान। और ध्यान में जब हम लगातार निरंतर बने रहते हैं, तो उस एक स्टेज आता है, वो स्थिति कहलाती है समाधि की। तो ये होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 स्टेज को जब हम पार करते हैं, तो हमें समझ आता है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम क्यों आए हैं और हम उस स्टेज तक पहुँच पाते हैं। तो पतंजलि जी ने बहुत पहले इसको दे दिया था, बहुत पहले सोच समझ के इसको दिया हुआ है। योग लोगों को लगता है कि ये अभी की देन है। मुझे दुःख इस बात का तब होता है सर, जब ये फ़ॉरेन मतलब विदेशों से लौटा हुआ, विवेकानंद जी वहाँ गए, वहाँ से लौटे तब लोग जाने। बहुत से हमारे ऐसे ऋषि-मुनि हैं, जो पूरे विदेशों में भ्रमण करके आए हैं और अब जब विदेशों में इसको एक्सेप्ट किया, तब हमारा इंडिया इसको एक्सेप्ट कर रहा है। जबकि ये हमारे पुरातन सनातन मतलब देन है। जब हड़प्पा की खुदाई हुई, आपको आश्चर्य होगा ये सुन के, तो उसमें एक भद्रासन की पोज़ में, भद्रासन में दोनों एड़ी को जोड़ के बैठा जाता है। उस पोस्चर की एक मूर्ति मिली है। मतलब आप सोचिए कि उस ज़माने में से योग किया जाता था। उसमें एक शांभवी मुद्रा में किया हुआ मूर्ति मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो योग आज का नहीं है, हमारे पूर्वजों की देन है, जिसे हम समझ नहीं पाए। जैसे आयुर्वेद में शरीर के लिए दवाई दी जाती है, उसी प्रकार चित्त होता है मन, बुद्धि और अहंकार के योग को चित्त कहा जाता है। तो महर्षि पतंजलि ने योग दिया है चित्त की शुद्धि के लिए। जब आप एकदम शुद्ध हो जाएँ, तब आप परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो आसन सिर्फ़ एक इसका भाग है, मैं वही बताना चाह रही हूँ, आसन और प्राणायाम जो है, जो अभी चल रहा है योगा के रूप में, वो सिर्फ़ इसका एक पार्ट है। ये पूरा जो मैंने यम से लेके समाधि तक बताया है, वो एक्चुअल में योग है। जी, प्रशांत जी। जी, मुझे एक चीज़ जो है वो ज़्यादा समझ हम जी, अक्सर जब कोई योग करते हैं, कोई ध्यान लगाते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई धारणा, तो एक ओम ध्वनि होती है। जी। ओम बोला जाता है। उसको अलग-अलग भी तरीके से। तो योग के साथ इसका क्या कनेक्शन रहता है? हाँ जी। हाँ सर, ओम जो शब्द है, वो कहा जाए तो उसके मतलब अलग-अलग लोग उनके मतलब निकालते हैं। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अभी जैसे यामिनी बहन बता रही थी कि बाहरी दुनिया की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा है और अंदर कम ध्यान दे रहे हैं और हम ये सब चीज़ों को जानने के बाद ये समझ में आएगी कि हमारा जीवन क्या है। तो उसी पे मुझे एक छोटा-सा एक चुटकुला जैसा याद आ रहा है कि एक दोस्त जो है वो दूसरे तो एक बार वो अपने ऑफ़िस के लिए लेट हो रहा था, तो उसका दूसरा दोस्त बाइक से आ रहा था। तो मतलब वो ऑफ़िस नहीं जा रहा था, सॉरी, वो मतलब किसी के यहाँ जाने वाला था, ठीक है? तो वो लिफ्ट माँगता है, तो बोलता है कि ठीक है, उसको लिफ्ट दे देता है। तो जो बंदा बाइक चला रहा होता है,
वो बहुत तेज़ी से बहुत स्पीड में बाइक चला रहा होता है। तो फिर कहता है, भाई सुन, मेरे को ऑफ़िस में लेट हो रही है, एक काम कर ना, पहले मुझे ऑफ़िस छोड़ दे। तो बोलता है, रुक, रुक, पहले पहले मुझे वहाँ जाना है। वो पूरे स्पीड में बाइक चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। बोला, कितना देर और लगेगा? बोला, बस पहुँचने वाले हैं। फिर चलाया जा रहा है, इसको पीछे वाले बंदे को डर लग रहा है उतनी स्पीड में चलने में बाइक से। तो पूछता है, अरे जाना कहाँ है लेकिन तेरे को? 2 घंटे से बाइक पे बैठा के चले जा रहा है, चले जा रहा है, जाना कहाँ है? कहता, तू बेवकूफ़ है क्या? अगर मैं बोला कि एड्रेस लिख के मेरे पॉकेट में रखा हुआ है। अबे रुक जा, एड्रेस चेक कर ले एक बार, फिर चलना। तू बेवकूफ़ है क्या? अगर मैं बाइक रोकूँगा, रुक के एड्रेस पढ़ूँगा, इतनी देर में तो मैं कुछ दूर निकल जाऊँगा। हुँ, तो उस बेचारे बंदे को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, बस वो भगाए जा रहा है लेकिन। अब पीछे वाला बंदा परेशान वही होता है हमारे परिवार के साथ या हमारे रिलेशंस के साथ। हमें वास्तविकता में पता ही नहीं कि हमें जाना किधर है और लेकिन हम भगाए जा रहे हैं, तो आस-पास के लोग भी थोड़े-से ये होते हैं, परेशान होते हैं क्योंकि एक्चुअली में हमें जब हम इन चीज़ों को अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी उस वास्तविक जीवन को जी पाएँगे, जिसकी हम कल्पना करते हैं या जो हमें जीना चाहिए, जो हमारी ओरिजिनल लाइफ़ है। अब आते हैं आपके सवाल ओम ध्वनि पे। सर ओम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो आ, उ और म 3 शब्द आते हैं जो जनरली बोलते हैं। अ, आचरण, उच्चारण और मनन। इस तरीके से बोल सकते हैं या अहम और मम से भी ओम बोल सकते हैं। तो अहम यानी मैं आत्मा, मम यानी मेरा शरीर। तो जब ओम जो शब्द है, उसका जो वास्तविक अर्थ बताया है कि वो अहम आत्मा यानी कि मैं आत्मा और मेरा शरीर। तो जब हम ओम शब्द के जो वास्तविक अर्थ में स्थित होते हैं, तो वही एक पहली सीढ़ी है सेल्फ रियलाइज़ेशन की, कि जो अपने आप को हम शरीर समझ के अब तक जीते आए हैं और इस बॉडी कॉन्शियस हम बहुत ज़्यादा होते गए। तो क्या हुआ अंदर खालीपन बढ़ता गया, क्योंकि अब आपके पास 2 चीज़ें जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, आपके पास 2 घर हैं। एक घर को आप बहुत ही ज़्यादा जिसमें आप रह रहे हैं उसको अक्सर आप उसको पेंट करवाना, उसकी सफाई करवाना आप कर रहे हैं। दूसरे घर को आपने नहीं किया, तो घर हुँ, खंडर हो जाएगा कुछ दिन में। तो हमने अपने शरीर को तो अच्छा खासा टाइम दिया, ब्यूटी पार्लर गए, यहाँ गए, शॉपिंग किया, कपड़े खरीदे, ये सब कुछ किया। लेकिन हम अपने लिए क्या किए? मतलब हमारा जो दूसरा घर है, जो अंदर की दुनिया है, उसके लिए हमने कुछ नहीं किया। हुँ, तो जब हम उस पे समय देते हैं, तो जब हम अंदर से जैसे अगर आपसे मैं बोलूँ कि आपने ताला खोला है कभी? आपने हज़ारों बार ताला खोला होगा। अब अब आपको एक मैं सिचुएशन दे रहा हूँ कि आपका घर बंद है और आप अपने घर पैदल जा रहे हैं और अचानक एक पागल कुत्ता आपको दौड़ाने लगता है। आप दौड़ते हुए अपने घर के पास जाते हैं और ताला खोल के घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है ताला एक बार में खुल जाएगा? नहीं, क्योंकि नहीं दिमाग खुलेगा। का वो दिमाग वो ताला खोलने के लिए नहीं, बचने के लिए चल रहा है। क्योंकि हमारा जो फ़ोकस है वो कुत्ते के ऊपर है ना कि ताले के ऊपर। वही तो है, बचने के हाँ, लिए चल रहा है दिमाग, वो ताला खोलने पे नहीं चल रहा। तो आप सोचिए इतनी छोटी-सी अच्छा उस वक़्त ताला नहीं खुला तो कुत्ता आपको काट सकता है। तो आप ये चीज़ सोचिए अगर आप अंदर से स्टेबल नहीं हैं, आपका फ़ोकस अंदर नहीं है, तो बाहरी जो आपके जितने भी कर्म हैं या बाहर जितने भी व्यवहार में आप आ रहे हैं, वो सब में गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। तो आप ये कैसे मान रहे हैं कि आपका शरीर आपके थॉट के अकॉर्डिंग नहीं चलता है? बिल्कुल चलता है और उसी के अनुसार उसमें बदलाव भी आते हैं। इसीलिए हम लोगों ने हम जो भी एक अपने हेल्थ केयर में और जो भी जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं या जो भी तो पहली चीज़ तो है कि बाहर दुनिया में क्या देखते हैं, कई जगहों पे मैंने काम किया है, देखा है कि पेशेंट को लोग ब्लैंक चेक की तरह देखते हैं। हुँ, क्योंकि वो उस स्थिति में रहता है कि भाई तू मेरा सब कुछ ले ले लेकिन प्लीज़ मुझे इस दर्द से निकाल। हुँ, घर वाले क्या होते हैं कि आप मेरी किडनी ले लो, आप मेरी आँखें ले लो, लेकिन प्लीज़ इसको बचा लो। मतलब वो ऐसी स्थिति होती है कि वो सामने वाला बंदा किसी हद तक जा सकता है अपने बंदे को बचाने के लिए। तो उस वक़्त हमारा जो मोट्टो होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा धर्म होना चाहिए कि जो सामने जो व्यक्ति पेन में है, हम उनके लिए अभी क्या कर सकते हैं? पैसे की ज़रूरत सभी को है, लेकिन ज़रूरत और उद्देश्य में फ़र्क होता है। ज़रूरत है, उद्देश्य हीलिंग है। इसलिए हमने यामिनी बहन के साथ, डॉक्टर सजला दीदी के साथ, हमारे पास राजश्री बहन भी हैं जो एनएलपी करती हैं, आपसे उनसे मिलवाएँगे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो वो कैसे करती हैं। मैं एनर्जी हीलिंग करवा रहा हूँ, जितेंद्र जी हमारे साथ हैं वो न्यूरोथेरेपी का करवाते हैं।
यामिनी बहन को रेकी भी आता है, वो रेकी हीलिंग भी करती हैं। सजला दीदी को एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मर्म थेरेपी का नॉलेज है, तो हम वो भी एडवाइस करते हैं पेशेंट को। और जो भी पॉसिबिलिटी हो पाती है, वो सारा कुछ देते हैं कि हम हर एक डायमेंशन पे काम कर सकें और पेशेंट को हम किसी तरह उस पेन से बाहर निकाल सकें। तो इतने सारे एफर्ट्स जब लगते हैं, तब शायद कुछ हीलिंग की हम एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो योगा का, यानी जो योग जो बोल रहे हैं, योगासन, प्राणायाम, इन सब चीज़ों का एक बहुत ही बड़ा रोल है इसमें। इसलिए हम यामिनी बहन के साथ चल रहे हैं और आपसे भी मिलवाने लेकर आए हैं आज हम यहाँ पे, और दर्शकों से भी। जी, जी। सर यामिनी मैं जी जी, जी, जी बताइए। इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी, सिर्फ़ शारीरिक गतिविधियाँ ही योग नहीं है, जब तक हम उससे मन और श्वासों से कनेक्ट नहीं होते, हमको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो योग में यही, जैसे इन्होंने बताया प्रशांत जी ने, कि जोड़ है, तो ये सारी चीज़ों को जोड़ना, श्वासों को भी, मन को भी और अपने शरीर को भी। गीता में जब श्री कृष्ण जी से पूछा गया कि मन को कंट्रोल करने की विधि क्या है? सबसे कठिन काम अगर इस दुनिया में है, तो वो है मन को कंट्रोल करना, मन को अपने वश में करना। तो श्री कृष्ण जी ने बताया था कि हम अपने श्वासों के द्वारा अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ ये योग शब्द। गीता में भी योग का वर्णन है। तो सर, श्वास के द्वारा, श्वास को हम लोग ऐसे ही लेके चलते हैं। मेरा दर्शकों को मेरे यही बताना है कि हम श्वास को बस ऐसे ही लेके चलते हैं, बस ये चल रहा है, बट ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिए, तो हम यहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा है, वो बहुत सुखद और सरल हो जाएगी। तो श्वास अच्छा, जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप प्रशांत जी ने बोला कि रेकी जो है वो आप भी जानते हैं। रेकी थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए कि रेकी से हीलिंग कैसे होती हाँ, सर, ये एक कॉस्मिक हीलिंग है, मतलब एनर्जी तो सारे जगह है। इसमें एनर्जी को इनवाइट किया जाता है और उसके थ्रू हीलिंग की जाती है। आपने पहले सुना होगा कि ये गुरुदेव थे या ये ऋषि थे, उनके टच करते ही ठीक हो गया। अहिल्या है? का केस सुना होगा, पत्थर था, राम जी आए, उनको टच किया और वो अहिल्या जो है वो बन गई, अपने आकार पे आ गई करके। तो ये वही टच थेरेपी, ये भी हमारे सनातन मतलब भारत की ही देन है। तो सर, इसमें शक्तिपात किया जाता है, ये गुरुओं की प्रथा है। मतलब गुरु द्वारा शिष्य, शिष्य के द्वारा उसके शिष्य को दिया जाता है। इसमें शक्तिपात होता है और फिर उसके टच थेरेपी है, आप टच करके पॉजिटिव थॉट देके आप हील करते हैं। इसके तो अलग-अलग ये स्टेज। ये काम करते हैं, काम करती है ये चीज़? सर, बहुत, बहुत काम। अभी तो सर बड़े-बड़े मेट्रो सिटीज़, जो अपोलो हॉस्पिटल है दिल्ली का ही, और कई जगहों में इसके वैकेंसीज़ निकल रहे हैं। जैसे डॉक्टरों के निकलते हैं ना, वैसे ही रेकी हीलर के वैकेंसी निकल रहे हैं। फॉरेन में भी इसके बहुत ज़्यादा मतलब स्कोप है। तो आप इसमें कौन-कौन सी बीमारियों के ऊपर ये काम करती है? जी? ये कौन-कौन सी बीमारियों के ऊपर काम करती है? मानसिक बीमारियों के ऊपर काम करती है या शारीरिक बीमारियों के ऊपर भी काम करती है? सर, सारी मानसिक, शारीरिक सभी बीमारियों पे वर्क करती हैं। ग्रह दशा, ग्रह दोष जो रहता है, आपके पैतृक दोष जो हैं, लोग मानते हैं, जो आपका शारीरिक, मानसिक, स्पिरिचुअल हेल्थ, सारी चीज़ों पे रेकी वर्क करती है। हुँ। तो ये भी हम इस सेशन में अलग-अलग बीमारियों के ऊपर रेकी कैसे काम करती है और योगा कैसे काम, अब हम जो सेशन करने वाले हैं उसमें एक ही सेशन में, एक ही वीडियो में रेकी से उस डिज़ीज़ का कैसे इलाज किया जाता है और जो योग से कैसे इलाज किया जाता है। एक ही वीडियो में हम दोनों भी बात करें, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। पब्लिक को वो कांसेप्ट समझ में आए, तो जो भी उसको अच्छा लगे वो कर सकता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जी, बिल्कुल सर। जी, और हमारा तो भी यही है सर कि सब लोग खुद, क्योंकि हम जैसे कि मैं हूँ, सजला दीदी हैं, यामिनी बहन है और 2-3 भाई-बहन हैं, तो हमारी लिमिटेशंस हैं। हम 15 पेशेंट, 20 पेशेंट, 25 पेशेंट, उससे ज़्यादा नहीं देख पाएँगे, लेकिन दुनिया तो करोड़ों की है। हुँ, तो हम बस आपके थ्रू, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस थोड़े-सा अपने ऊपर एक अटेंशन देने की बात है, थोड़ा-सा अपने ऊपर मेहनत करने की बात है। हर एक हर एक इंसान इस चीज़ को सीख के अपने परिवार को, अपने समाज को स्वस्थ कर सकता है। तो हुँ, आपसे भी कहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, वो इसी के लिए कर रहे हैं कि हम एक विश्व कल्याण की तरफ और एक विश्व नव-निर्माण की तरफ, क्योंकि अभी जिस स्थिति में दुनिया जा रही है, एक अंधकार की तरफ जा रही है कहा जाए तो। डर का वातावरण बढ़ रहा है, भय, अशांति, तनाव बढ़ता जा रहा है। तो उस वक़्त हमें अपना शिफ्ट थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। हम बाहर
बाहरमुखी ना होके थोड़ा-सा अंतर्मुखी होके चलना पड़ेगा। तो बस वही प्रयास है और आपका बहुत ही योगदान है इसमें कि बहुत से दर्शक इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर वो खुद कैसे कर सकते हैं, उन्हें हमारी भी ज़रूरत ना पड़े। कि जब वो खुद उस नदी का रास्ता पता होगा उन्हें, तो उन्हें पानी के लिए हमारे पास नहीं आना पड़ेगा, वो खुद ही पानी पी भी लेंगे और पिला भी देंगे। नहीं, धन्यवादी तो मैं हूँ आपका कि आप जो है वो हमारे दर्शकों के लिए अपना ज्ञान बाँट रहे हैं। तो आप जो हैं आप प्रशांत जी और यामिनी जी और डॉक्टर सचिता ये तीनों ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। जी सर। जी। बहुत अच्छी बात है, अध्यात्म वाली बात है और बड़ी रिस्पेक्ट है मेरे मन में ब्रह्मा कुमारी जी के लिए क्योंकि ये एक जीवन जाच जो है वो लोगों को सिखाते हैं, लोगों को मानसिक और शारीरिक तौर पे शुद्ध करने में मदद करते हैं। ना सिर्फ खुद बल्कि सभी लोगों का जो है ये भला सोचते हैं, भला करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे लोगों के साथ मैं भी जुड़ा हूँ और पब्लिक तक आपकी आवाज़ हमारे चैनल के थ्रू जा रही है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो अब असल में हम ये जानना चाहेंगे कि कौन-कौन सी बीमारियों के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? ताकि दर्शकों को पता चले कि आने वाली सीरीज़ जो है वो कौन-कौन सी है। सर देखिए, अभी तो नॉर्मल जो कॉमन सी प्रॉब्लम जो चल रही है, जो इज़िली ठीक हो जाती है। अगर आप कुछ भी ना करें, सिर्फ़ योगा ही कर लें, उसमें भी ठीक हो जाएगी। तो उसमें हम हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और किडनी के पेशेंट भी ले सकते हैं अगर वो स्टार्टिंग स्टेज में है और डाइट और ये दोनों मिला के तो फिर वो पूरा ठीक हो जाते हैं। और आईबीएस की थायराइड प्रॉब्लम आईबीएस थायराइड भी आईबीएस हाँ, भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छे रिज़ल्ट हैं। 80% मैं एक पेशेंट को देखने जाती थी, हुँ, उनको आईबीएस की प्रॉब्लम थी, उनका 80% योगा के थ्रू ही ठीक हुआ है। वो डाइट तो उतना कर नहीं पाते थे क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत गड़बड़ था। तो आईबीएस की प्रॉब्लम है और डिप्रेशन अल्सर है। अल्सरेटिव कोलाइटिस। हाँ, हाँ, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो योग के थ्रू ठीक ना की जा सके। तो कैंसर उन लोगों को भी टेढ़ा-मेढ़ा होना पड़ता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टेढ़ा-मेढ़ा नहीं, नहीं सर। हुँ, उनके लिए अलग योगासन होते हैं, अलग प्राणायाम होते हैं, जो हम हुँ। उनको देते हैं और वो मन से जुड़ के जब करते हैं तो शरीर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। सिर्फ़ आसन कर लिए, हाथ-पैर हिला लिए तो वो तो एक्सरसाइज़ हो गया। तो हुँ। एक्सरसाइज़ और योगासन में बहुत अंतर है सर। तो वही चीज़ हम पेशेंट को सिखाते हैं कि मैं ये आपको माफ़ी चाहता हूँ आपको ये टेढ़ा-मेढ़ा जो शब्द है मैंने यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर जो है वो कॉमन लैंग्वेज में जो कॉमन पीपल है, आम जनता है वो यही सोचती है कि योग का मतलब टेढ़ा-मेढ़ा होना। तो जी, उन्हीं की भाषा में मैं क्योंकि जनता का वकील हूँ आपके बिल्कुल। इधर तो उन्हीं की भाषा में मैं बात कर रहा हूँ। ये क्योंकि जब तक हम उन्हीं की भाषा में बात नहीं करेंगे उनको ये समझ में नहीं आने वाला कि कैसे असल में भ्रांतियाँ क्या सोच रहे हैं। तो हमने रखा है सर, कि यही जो वही भ्रांति है कि खड़ा होना ही योग है, तो उसी हाँ, को हम सिखाना चाह रहे हैं कि सिर्फ़ यही योग नहीं है। हाँ, योग वही एक तो है। बेहद विषय है, जो हाँ, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, मैं अथाह तो है। फिर भी पढ़ाई करते थे सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब हम पढ़ाई करते थे, तो लोग बोलते थे, "इसमें क्या पढ़ाई? इसमें भी पढ़ाई होती है, इसमें क्या पढ़ते होंगे?" जब वो खुद आएँगे तो पता चलेगा कि ये हज़ारों किताबें हैं, इसमें हज़ारों चीज़ें हैं कि आप अगर ज़िंदगी भर भी बैठें योग के बारे में जानना तो आप नहीं जान पाएँगे, पूरा, वही कभी नहीं जान अथाह पाएँगे। सागर है अथाह सागर है। यहाँ जी, यहाँ पे प्रशांत सर जी। जो आप टेढ़ा-मेढ़ा आप जनता के वकील की बात कर रहे हैं, तो मैं तो डर रहा था, नहीं कहीं आप सोचते ये नहीं, नहीं, कहीं आप ये ना बोल रहे हैं कि पेशेंट को उल्टा लटका दो, कह दो योग है। तो नहीं वो फिर उल्टा कहीं आप लटकने शीर्षासन भी तो उल्टा लटकना ही है। वो भी तो है ना, उसमें उल्टा लटकना ही है वो भी तो। हाँ, शीर्षासन भी तो नहीं होता ही है। हाँ, अगर अगर वो खुद से कर रहा है तो ठीक है, वरना किसी को सज़ा देना, उसको पैर बाँध के उल्टा लटका दो, कह दो भाई भाई मैं तेरे को योग करवा रहा हूँ। सर एक तो जो नेट होता है, जो आप देखे होंगे, जो छोटे बच्चे को लकड़ी पे चढ़ा के ऊपर जो एक तमाशा जो दिखाने वाले लोग रहते हाँ, हैं, हाँ। बिल्कुल। छोटे बच्चों को, तो अगर देखा जाए तो वो तो हमसे कहीं ज़्यादा उनका बैलेंस रहता है। हुँ। तो उनको योगी नहीं बोल सकते ना, वो अपने पेट चलाने के लिए वो चीज़ कर रहे हैं। इवन अच्छा हमसे यहाँ ज़्यादा बैलेंस आप उनमें देख सकते हैं।
अच्छा, एक चीज़ मैं अभी बात चल रही है तो बातों-बातों में बच्चे की बात की है तो मेरे दिमाग में बात आई कि योग जो है, उसको हुँ। करने के लिए उम्र भी रहती है कोई कि या फिर जो है वो 110 साल का बंदा भी कर सकता है और जो कम से कम जो उम्र वाला है वो भी कर सकता है? देखिए सर, एक प्राणायाम और मेडिटेशन तो बहुत छोटे बच्चे को तो समझ नहीं आएगा। इसके लिए हुँ, उम्र डिसाइड की गई है, 5 से 8 साल के ऊपर के बच्चे कर सकते हैं। और अभी तो लेकिन आजकल बच्चों में भी बहुत है, आप 3-4 साल जब बच्चा जानने लायक हो गया, वो करना स्टार्ट हो जाता है। छोटे बच्चे जब अभी से योगा करेंगे, तो उनका कंसंट्रेशन लेवल सोचिए आप कितना हाई रहेगा। हाइट हुँ। बढ़ाने के लिए हम करवाते हैं छोटे बच्चों को, अच्छा, कंसंट्रेशन के लिए कराते हैं। हाँ, अगर छोटे बच्चे हैं जैसे कोई जेनेटिकली है, जेनेटिक पेरेंट्स अगर छोटे हैं तो बच्चा भी रहेगा, लेकिन हम उसको योग के थ्रू शुरू से आसन करवा के उसकी हाइट में हम उसके पेरेंट्स से थोड़ा ज़्यादा ही सही बट इज़ाफ़ा करवा सकते हैं सर। यानी कि जिनके पेरेंट्स की हाइट जो है वो साढ़े 4-5 फुट है तो वो उनको अगर योग उनके बच्चे करते हैं तो उनके मन का डर भी निकल जाएगा और उनके बच्चों का कद भी लंबा हो सकता है। कद भी लंबा होगा, डेफ़िनेटली होगा। अगर वो स्टार्टिंग से अभ्यास करते रहते हैं, तो होगा। हुँ, इवन जो हेरिडिटरी जो डिसीज़ भी आजकल सर यही तो हो रहा है ना। हुँ, जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उसके बच्चे हो जा रहे हैं। तो हम शुरू से अगर वो योग करते हैं, तो वो बिल्कुल भी उनके में वो चीज़ें नहीं आने वाली हैं। वो क्योर जी, कर सकते हैं उसको। हाँ। जी। जी, प्रशांत जी, कुछ बोलने वाले थे आप? नहीं, क्योंकि जो जो बातें बोल रहे हैं मैं भी इन बातों से इत्तेफ़ाक ही रखता हूँ। क्योंकि और जिसको हम लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा, जिसको हम कई बार हेरिडिटरी बोल देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बाप जो खा पी रहा है, बाप का जो लाइफ़स्टाइल है, बच्चे का भी वही रहता है। बिल्कुल, तो दोनों में सेम बीमारियाँ भी आ जाती हैं। मैं भी यही बोलने वाला था कि बाप कहीं से आया है, माँ कहीं से आया है। तो ये हेरिडिटरी कैसे हो गया? अब वो एक कहीं से आ गई, वो कहीं से आ गई, कहीं से तो वो भी डिज़ीज़ शुरू हुई होगी ना? तो वो का उनकी हेरिडिटरी कहाँ से आ गई? वो तो वही वही मैं हेरिडिटरी बता ना रहा हूँ। हुई। तो उसमें क्या है कि अब वो कहाँ से आई, वो कहाँ से आई। लेकिन कॉमन क्या है? कॉमन है खाने का टेबल, जहाँ से हम लोग खाना खा रहे हैं। लाइफ़स्टाइल। जी। वहीं से डिज़ीज़ निकल के आई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जिनके घर में जो खाना बन रहा है, अगर एक बंदा भी उनमें से अलग खाना शुरू कर देता है या एक बंदा उनसे निकल के बाहर चला जाता है, कहीं और सर्विस करने लगता है, कहीं और रहने लगता है, तो उनको वो डिज़ीज़ नहीं होती। क्योंकि वो समझ में यही आता है कि वो वहाँ के खाने से अलग रहा है, वहाँ के वातावरण से अलग है, वहाँ के पानी से अलग है। तो जो साँस ले रहा है, जो पानी पी रहा है, जो खाना खा रहा है, वो एक ही जगह से, एक ही थाली से आ रहा है, जो कुछ आ रहा है, तो वही चीज़ उन लोगों को बीमार कर देती है। जब एक बंदा उनसे अलग हो गया, तो वो चीज़ें उससे अलग हो गई, तो वो ठीक हो गया। तो ये कहना गलत होगा कि जेनेटिकली जो है वो सारी डिज़ीज़ आ रही है। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग योग में वही करते हैं, जब घर के बाकी लोग तो योग नहीं कर रहे हैं, एक बंदा कर रहा है, तो उसकी लाइफ़स्टाइल, उसका यम, नियम, संयम बदल गया, वो ठीक हो जाता है। भले वो आप उसको हेरिडिटरी बोलो, लाइफ़स्टाइल बोलो, लेकिन वो बीमारी का शिकार वो हो सकता था अगर वो सेम लाइफ़स्टाइल को जीता तो। उसको हम हेरिडिटरी बोल देते, उसको हम माँ-बाप से आया है, ऐसा कुछ भी बोल देते। लेकिन हम योग के थ्रू उसके लाइफ़स्टाइल को ही तो बदल दिए, अब तो आने की जी, संभावना ही खत्म हो गई। जी। तो हम लोग तो बस वही प्रयास करते हैं। तो जाते-जाते अपना फिर नंबर भी बता दीजिए ताकि वो जो आप मुफ़्त में सेशन करते रहते हैं डेली 7 बजे, मुफ़्त में, फ्री में, निःशुल्क, उसके बारे में बता दें। फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, तो इसमें क्या है कि सभी दर्शक जो कि अभी तक पेशेंटली हमें सुन रहे थे, उन्हें ये बात ज़रूर समझ में आई होगी कि एक सिंपल मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि आपको एक कार खरीदना है जैसे, आपने मन में डिसाइड कर लिया कि आपको ये वाली कार खरीदनी है और इस रंग की खरीदनी है, ठीक है? फिर आप उस टारगेट को लेके चलते हैं और आप पैसा जमा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। मान लो कार 10 लाख की है, जिस दिन आपके पास वो पैसा आ जाता है, आप जाके कार को खरीद लेते हैं, तो सेम कार जो आपके थॉट में थी, वो आपके घर में है। अब आपके घर में है, उसी रंग, उसी मॉडल और वही डिज़ाइन सब कुछ वही है। तो बस हमारे अपने जीवन के लिए जैसे कोई वेट लॉस करना चाहता है, तो अपने आप को विज़ुअलाइज़ कर ले कि अपने आप को कितने वेट में देखना चाहता है और किस रूप में देखना चाहता है और कंटिन्यूअस उसको एनर्जी दे। तो वो जैसे आपका पैसा जमा होते-होते पैसे की क्वांटिटी बढ़ रही थी, वैसे-वैसे जैसे आप एनर्जी देंगे उस सिचुएशन को एनर्जी की क्वांटिटी बढ़ेगी
और साथ में आपका एफर्ट भी ज़रूरी है, यानी जो फिज़िकल एफर्ट है वो भी ज़रूरी है। तो जब हम वो चीज़ दे रहे हो, तो जैसे ही वो एनर्जी उस अमाउंट तक पहुँचती है, जो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करवाने के लिए जितनी रिक्वायर्ड थी, वो सिचुएशन रियलिटी में कन्वर्ट होने लगती है। तो हम यही करवाते हैं एनर्जी हीलिंग में, कि परमात्मा से एनर्जी लेके अगर आप बीमार हैं, तो अपने आप को स्वस्थ विज़ुअलाइज़ कीजिए और उसको एनर्जी दीजिए। और अपने सारे सर एक इम्पोर्टेंट चीज़ रह गया, हम लोग चक्रा के ऊपर शायद कल बात कर सकते हैं, यामिनी बहन? जी। हाँ, जो सातों चक्रास हैं, कि वो कैसे कार्य करते हैं और एनर्जी हीलिंग के थ्रू हम चक्रास को कैसे ओपन कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं और उसको कैसे चैनलाइज़ कर सकते हैं और अच्छे से। हुँ। तो तो एनर्जी ये हीलिंग वो सब करवाते हैं। चक्र जो है तो वो हाँ, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ मुझे एक व्हाट्सएप करना है 9168496060 9168496060 इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और अभी मैं थोड़ा-सा पे सॉरी बोलता हूँ कि ये नंबर अभी कॉलिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो फिर आपको हमारी टीम से कोई ना कोई कोऑर्डिनेट ज़रूर कर लेगा। कि बहुत जल्दी हम कॉलिंग का नंबर भी डिस्प्ले करना शुरू करेंगे। रीज़न बीइंग हमारे पुराने नंबर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वो अभी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो 1 या 2 दिन के अंदर हम वो करेंगे। तो आप हमारे एनर्जी हीलिंग सेशन में अगर चाहिए तो सिर्फ़ नाम और शहर का नाम लिख के हमें भेजिए। कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है तो आप वो लिख के हमें भेजिए, आपको हमारी टीम से कोई ना कोई कॉन्टैक्ट कर लेगा। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत सानू जी और यामिनी शर्मा जी। हाँ जी आपने सर। हमारे दर्शकों के साथ अपने कीमती विचार जो है वो साझा किए हैं और उनको बताया भी क्या-क्या योग के प्रति जो भ्रांतियाँ हैं उनके दिमाग में वो नहीं होनी चाहिए, रेकी कैसे काम करती है। प्रशांत जी ने बहुत खूबसूरत शब्दों में, बहुत खूबसूरत उदाहरणों से समझाया है कि कैसे जो हमारी सोच है वो कैसे काम करती है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो है वो आने वाले जो सेशंस होंगे, वो डिज़ीज़ वाइज़ करेंगे। जैसे आपने बात की चक्रास की, जैसे हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर, बीपी के ऊपर, अलग-अलग ब बीमारियों के ऊपर कि उसके ऊपर जो है वो कैसे काम करती है वो चीज़ें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी से बहुत सारे लोगों का भला होगा। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो ये थे प्रशांत सानू जी और यामिनी शर्मा। आपने देखा कि योग और रेकी और जो प्रशांत जी के तरीकों से कैसे हम अपने मेंटल लेवल से ऊपर उठते हैं, शारीरिक समस्याओं से कैसे छुटकारा पाते हैं। ये इंट्रोडक्शन थी, लेकिन इसमें भी बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं, वो निकाली गई। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, उतना आप लोगों को ये जानकारियाँ पहुँचाएँगे और उनमें से चंद लोग भी इन जानकारियों से अब फ़ायदा उठाकर अपने आप को, अपने आस-पास के लोगों को, अपने परिवार को, अपने समाज को कुछ फ़ायदा पहुँचा लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त।